जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन का परिभाषा इस प्रकार लिखा हुआ है, फिलहाल हम लोग को समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये उत्सर्जन जो है यह एक क्रिया है, यह हमारे शरीर में काम होता है। उत्सर्जन परिभाषा लिखा हुआ है, सजीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे क्रियाएं होते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं होते हैं जिसे हम लोग उपापचय क्रियाएं करते हैं। जब क्रियाएं होता है तो उनके फलस्वरूप उस पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, और वो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, इसी क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और उत्सर्जन अंग यानी कि इस क्रिया में जो अंग भाग लेता है, परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं उत्सर्जन अंग में या फिर उत्सर्जी पदार्थ में, यानी कि सजीवों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी पदार्थ उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है या बाहर उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उसी प्रकार उत्सर्जन अंग यानी कि उत्सर्जन अंग उस अंग को कहते हैं जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं, उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है, उत्सर्जन और उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जन अंग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। मुख्य रूप से 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। तो हमारे शरीर में जो है मुख्य रूप से कितने उत्सर्जी अंग होते हैं? 5 अंग के होते हैं। पांचों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला कौन है? त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और वृक्क। इन सभी का कार्य यहाँ पर लिख दिए हैं। त्वचा का क्या कार्य है? त्वचा बोले तो स्किन, हमारे शरीर का जो सबसे बाहरी भाग जिसे त्वचा कहलाता है, वह उसका क्या कार्य है? पसीना को बाहर की ओर उत्सर्जन करना। सीबम, पसीना तो मालूम ही है। ठीक है, सीबम होता है, ये होता है हमारे, हम लोग जब सुबह सो के उठते हैं तो हम लोग देखते हैं हमारे नाक के ऊपर कुछ चिपचिपा द्रव्य पाया जाता है, उसे हम लोग सीबम के नाम से जानते हैं। और नमक, जब पसीना आता है तो आप बिल्कुल चाट के देख सकते हैं कि पसीना का स्वाद बिल्कुल नमक जैसा आएगा। इसलिए त्वचा पसीना, सीबम और नमक का उत्सर्जित करता है। उसी तरह फेफड़ा, लंग्स, जो हमारे उत्सर्जन अंग में आते हैं, और लंग्स का कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग श्वास के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि फेफड़ा का ही कमाल है। और वाष्प, सर्दियों में हम लोग खास करके देखते हैं, या तो अभी भी हम लोग जब फूंकते हैं हाथ में तो थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, जो कि भाप के रूप में निकलता है, जिसे हम लोग वाष्प के नाम से भी जानते हैं। और बलगम भी एक, हम इन लोगों को बलगम को हम कफ भी बोलते हैं, कफ। ठीक है, कफ यानी कि जो हमारे शरीर में खास करके सर्दियों में ऐसा होता है, सर्दी छूटने के बाद हमारे नाक से या फिर गला पे फंसने लगता है, जिसे हम लोग कफ बोलते हैं या फिर बलगम बोलते हैं। तो ये सभी का उत्सर्जन करने वाला अंग फेफड़ा कहलाता है। ठीक है, आगे है बड़ी आंत। बड़ी आंत का कार्य है अनपचा भोजन को हमारे शरीर से बाहर की ओर निकालने का कार्य करता है। अनपचा भोजन को हम लोग काइल भी कहते हैं। अनपचा भोजन को हम लोग काइल भी कहते हैं। उसके बाद यकृत यानी कि लीवर। यकृत का कार्य है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन। तो ये याद रखना है, यकृत का क्या कार्य है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया क्या है? यह हमारे शरीर में, अमोनिया जो है हमारे शरीर में एक बहुत ही खतरनाक चीज है, यानी कि यह बहुत डेंजरस है। ठीक है, अमोनिया। और अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं, जो कि यूरिया भी खतरनाक ही है, बट ये कम है। तो अमोनिया को यूरिया में, पूछेगा अमोनिया और यूरिया में दोनों में से खतरनाक कौन ज्यादा है? तो अमोनिया ज्यादा है, यूरिया कम है। तो यकृत क्या करता है? अमोनिया खतरनाक पदार्थ को यूरिया में बदल देता है।
उसके बाद वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है। किडनी का कार्य है यूरिया पेशाब का उत्सर्जन, यानी कि अकृत ने क्या किया, अमोनिया को यूरिया में बदल दिया, और जैसे ही यूरिया में बदल दिया तो वृक्क उनको पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करता है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वृक्क के धमनी। धमनी में शुद्ध रक्त होता है और ये है शिरा। शिरा में शुद्ध रक्त नहीं होता, अशुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, तो शुद्ध रक्त वे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाया जाता है, और अशुद्ध रक्त वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाया जाता है। इसीलिए तो हम इनको रेड कलर से चिन्हित किए हैं ताकि यह शुद्ध रक्त है, आसानी से समझ में आ सके, और इसमें अशुद्ध रक्त है। ये धमनी, यह इसका कार्य जो है यह हृदय से हमारे शरीर के चारों ओर यानी कि हर एक अंग में ब्लड को पहुंचाने का कार्य करता है। और ये जो धमनी है, ये धमनी का कार्य है हमारे सभी अंगों से ब्लड को संचित करके हृदय तक पहुंचाना ही शिरा का कार्य है। यानी कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। उसके बाद इनमें दो वृक्क पाए जाते हैं जिसे हम लोग किडनी के नाम से भी जानते हैं, और उनको गुर्दा भी कहते हैं। आगे है किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये हमारा बायां वृक्क और ये हमारा दायां वृक्क है। और वृक्क से मूत्राशय के बीच के मार्ग को मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी एक इधर और एक इधर, यानी कि एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक जोड़ा वृक्क और एक मूत्राशय। मूत्राशय बोलते हैं जहां पर मूत्र आकर के जमा हो जाता है, और मूत्र मार्ग, ये हमारा मूत्र मार्ग कहलाता है। और इनके बारे में और अधिक जानकारी थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं। तो इनके बारे में लिखे हैं, क्वेश्चन है पहला, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, अभी बता दिए, चित्र में ही देख सकते हैं, एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी पाया जाता है, और एक मूत्राशय, बिल्कुल एक मूत्राशय है, और एक मूत्र मार्ग विद्यमान रहते हैं, मूत्र मार्ग विद्यमान रहते हैं। इनका क्या कार्य है, ये जो किडनी है उनका क्या कार्य है, चलो आसानी से समझते हैं। एकदम सरल भाषा में लिखे हैं, ये रक्त को छानता है, एकदम बिल्कुल आसान है, ठीक है। किडनी का जो पहला कार्य है वो है रक्त को छानना। दूसरा कार्य है पेशाब का निर्माण करना, यह पेशाब का भी निर्माण करता है। और पहला कार्य पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पहला कार्य बोल रहा है रक्त को छानता है। किडनी का कार्य है रक्त का छानना, बल्कि शुद्धिकरण नहीं करना। किडनी जो है रक्त को शुद्धिकरण नहीं कर पाता है। रक्त को शुद्धिकरण करने के लिए रक्त को फेफड़ा के पास पहुंचना पड़ता है, उसके बाद रक्त जो है वह शुद्धिकरण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रक्त को साफ कौन करता है, तो रक्त को साफ करने वाला हो जाएगा फेफड़ा। और रक्त को छानने वाला कार्य कौन करता है, तो रक्त को छानने का कार्य जो है वह करने वाला है वह है किडनी। फिर आगे है पीएच को नियंत्रण करता है, पीएच को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करके रखता है पीएच को, न ही ज्यादा होने देता है खटाई का मात्रा और न ही कम होने देता है, यानी कि इनको समान बना, यानी कि समान रखता है। जितना लेवल चाहिए उसी लेवल में ये हम लोग को प्राप्त कराता है। और जहर को निष्क्रिय करता है। ये जो किडनी का कार्य है जहर को, ये जहर यदि हमारे शरीर में किसी कारणवश चला जाता है, कोई खा भी लेता है, तो वह जहर को किडनी चाहता है कि उसको निष्क्रिय कर दे, यानी कि कोई कार्य करने नहीं दे। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाने की वजह से लोग का मृत्यु हो जाता है। गड़बड़ क्या होता है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है लीवर, इस जगह पर पाया जाता है लीवर, और ये जहर सबसे पहले किसके पास पहुंचता है, लीवर के पास। अब जब लीवर के पास जहर पहुंचा तो लीवर को ही खराब कर देता है। अब खराब कर देने के बाद आदमी कोई भी है तो वह एक्सपायर कर जाएगा। अब आपसे सवाल यहाँ पर इस तरह से पूछ सकता है, यदि कोई व्यक्ति जहर खा ले तो उसको, यानी कि उसका कौन सा अंग जांच किया जाता है, यानी चेक किया जाता है, तो कौन सा चेक किया जाता है, उनका लीवर, यानी कि लीवर को चेक करेगा और उनसे यह पता लगता है कि यह जो व्यक्ति है वह जहर के द्वारा से मारा गया, यानी कि पोस्टमार्टम किया जाता है, उस समय चेक किया जाता है लीवर को ही, जहर खाया हुआ व्यक्ति को। आगे है बायां वृक्क, दायां वृक्क के कुछ ऊपर स्थित होता है, आप देख सकते हैं, ये है दायां वृक्क, ये है बायां वृक्क। ये जो है
बायां वृक्क जो है दायां वृक्क की थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है। वजह भी है ऊपर होने का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीवर है, और ये लीवर ने क्या किया है, दायां वृक्क को थोड़ा सा दबा दिया है। इस वजह से दबाव के कारण से ये थोड़ा सा नीचे की ओर स्थित है। आगे है वृक्क की संख्या 2 होती है। वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2, यानी कि एक जोड़ा वृक्क होता है एक मनुष्य में। आगे है भार 140 से 150 ग्राम, और इस वृक्क का वजन कितना होता है, 140 से 150 ग्राम। आगे है इसका रंग कैसा होता है, तो रंग जो है गहरे भूरे लाल। तो जो वृक्क है इसका रंग कैसा होता है, तो गहरे भूरे लाल। और इसका आकार किस प्रकार होता है, ये जो वृक्क है इनका आकार किस प्रकार होता है, तो सेम के बीज के समान। आप लोग शायद सेम को खाए भी होंगे, सेम के बीज। सेम को अपने भाषा में हम लोग गांव घर के भाषा में इनको सीम कहते हैं, और वही सीम का हिंदी में सेम कहते हैं। तो सेम यानी कि सीम, तो सीम के बीज के समान। आप देख सकते हैं सीम के बीज के समान है कि नहीं, देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आगे है यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये जो वृक्क है इसका लंबाई कितना होता है, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर लंबाई होता है, ठीक है। और लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, यहां से कितना 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा भी होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर। और 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटाई, यानी कि चारों राउंडिंग भी होता है। तो राउंडिंग कितना है, 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। उसके बाद क्रियात्मक इकाई। एक क्रियात्मक इकाई क्या होता है, क्रियात्मक इकाई, मान लेते हैं कोई भी एक घर बनता है, तो उनको उन घर को बनाने में बहुत सारा ईंटा लगता है। तो उस घर को बनाने में क्या लगा, ईंटा लगा। उसी तरह से हमारे यहाँ क्या किडनी है, तो किडनी को बनाने में क्या लगा, किडनी को बनाने में नेफ्रॉन लगता है। नेफ्रॉन का हम दूसरा नाम वृक्काणु के भी नाम से जानते हैं। अब जैसे एक किडनी को बनाने में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन की आवश्यकता पड़ता है, या फिर वृक्काणु। आप सोच सकते हैं किडनी का वजन कितना है, 140 से 150 ग्राम। उसमें संख्या कितना है वृक्काणु की, तो 10 लाख। आप सोच सकते हैं कितना छोटा छोटा उसमें वृक्काणु पाया जाता है। उसके बाद वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ये भी सवाल याद रखें कि वृक्क जो है यह उत्सर्जी अंग, यानी कि एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है। क्योंकि पूछेगा इनमें में से कौन मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो आप जहां भी आपको मिलेगा किडनी, वहीं पर आपको दबाना है बटन। फिर आगे हम लोग करते हैं, इनके बारे में थोड़ा फिर एक बार ध्यान से देख लेते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है, एक जोड़ा क्या पाया जाता है, वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय पाया जाता है, तथा मूत्र मार्ग भी विद्यमान रहता है। इनका कार्य क्या है, रक्त को छानना, कणपा, आगे पेशाब का निर्माण करना, पीएच को नियंत्रित करता है और जहर को निष्क्रिय करता है। बायां वृक्क दायां वृक्क के कुछ ऊपर स्थित होता है। वजह भी बता दिए, क्योंकि यहाँ पर लीवर होता है। लीवर को हिंदी में अपकृत बोलते हैं। इसका वजन कितना है, इसकी संख्या तो 2 होती है, वजन 140 से 150 ग्राम। आप सोच रहे हो कि 2 होती है, 2 में से एक चला गया तो गायब। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक किडनी हमारे जीवन जीने के लिए काफी है, 2 है तो और बहुत अच्छा, ठीक है। अब नहीं है तब तो कोई काम का नहीं है हमारा शरीर। आगे है ये सेम के बीज का आकार होता है। इनका वजन रंग कैसा होता है, भूरा और लाल, गहरे भूरे और लाल। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु होती है। नेफ्रॉन का दूसरा नाम वृक्काणु है, जो कि एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और मुख्य उत्सर्जी अंग एक हमारा किडनी होता है। किडनी जो है मुख्य उत्सर्जी। क्वेश्चन है वृक्क का आंतरिक संरचना। अभी हम लोग जस्ट वृक्क का संरचना किए थे, यानी कि उसका मानचित्र बना करके समझे उनके बारे में। और ये है हमारा वृक्क का आंतरिक, यानी कि अंदर का भाग, ठीक है। तो उनका संरचना इस प्रकार है कुछ, और इनको प्रवेश द्वार को हम लोग बोलते हैं रेनल हाइलम, ठीक है। और किनारे वाले भाग को बोलते हैं प्रांत हस्त भाग, यानी कि कॉर्टेक्स, या फिर अंदर वाले भाग को, यानी कि मीडियम जो बीच में पाया जाता है, उस भाग को बोलते हैं मेडुला, यानी कि अंतःस्थित भाग, ठीक है। यहाँ पर जो है अमोनिया की मात्रा कुछ ज्यादा होता है।
यानी कि सबसे ज्यादा अमोनिया की मात्रा यहाँ पर ज्यादा होते हैं, याद रखना है। अमोनिया की मात्रा ज्यादा कहाँ होता है, तो रेनल हाइलम में अमोनिया की मात्रा जो है ज्यादा होता है। उसके बाद यहाँ लिख दिया स्पष्ट है, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला और प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा जीव से कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है, यानी कि मुख्य उत्सर्जित पदार्थ पादप या फिर पेड़ में लाशा या गोंद जो है वह उत्सर्जित होता है। स्तनधारी किसको बोलते हैं, मानव और पशु को। स्तनधारी में मानव और पशु आता है, तो मानव और पशु यूरिया को उत्सर्जित करता है। आगे है पक्षी या सरीसृप उनको बोलते हैं जो मतलब सांप के जैसा आकृति है, उनकी रेंग का वो चलता है, उसे बोलते हैं सरीसृप। तो सरीसृप यूरिक छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं। मछली और कीट अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं और मकड़ी ग्वानिन को उत्सर्जित करते हैं। तो ये सभी उत्सर्जित पदार्थ है। आपको ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन में इस तरह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जित पदार्थ है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आराम से देख करके सही निशाना लगाना है। यूरिन यानी कि पेशाब के बारे में, तो मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है, यानी कि मानव मूत्र में क्या क्या यानी कि किस चीज का मात्रा उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो मानव मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, मानव मूत्र में क्या क्या पाए जाते हैं, जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं। जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान रहते हैं। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है तो उसके मूत्र की प्रतिशत निम्नलिखित होगी, ठीक है। यानी कि किसी भी मनुष्य में मूत्र की जो प्रतिशत होती है, यानी कि उसमें जल की मात्रा 96% होता है और यूरिया 2.5% और लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कि 1.5% पाया जाता है। यूरिन पेशाब का पीएच मान 4.8 होता है, ठीक है। और इसका स्वभाव, इस वजह से इसका स्वभाव जो होता है अम्लीय होता है। आगे पीला, मूत्र का पीला जो दिखना वह यूरोक्रम रंजक के कारण से होता है। आने का सवाल आपको यहाँ से आएगा कि मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है, तो यूरोक्रम के कारण से मूत्र का रंग पीला होता है। और गंध इनका अमोनिया होता है, ठीक है। आगे है प्रतिदिन करीबन 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल, जो कि बहुत डेंजरस, यानी कि यूरिक अम्ल जो कि धीरे धीरे बाद में बदल जाता है अमोनिया में, जिस वजह से पेशाब का मात्रा जब लेट हो जाता है, 1-2 घंटा हो जाता है, तो वहां पर अमोनिया जैसा गंध आने लगता है, ठीक है। तो यूरिक अम्ल जो है मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है, कितना, तो 1.5 से 2 ग्राम, ठीक है, प्रतिदिन 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है।